बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, कल रात से आज शहर तक ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर तबाहकुन हमले किए हैं। आप उनकी तस्वीरें साइड में देखते रहिए और मैं आपको सुनाता रहूँगा वो दो बड़े बयान या वो दो बड़ी खबरें जो इसराइल में दहशत पैदा कर देने के लिए काफ़ी हैं। पहला बयान ईरानी फोर्स की तरफ से सेटलर्स को दी गई धमकी है कि वो फ़लस्तीन के कब्ज़ाए इलाकों को छोड़ दें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और दूसरे बयान में जो कहा गया है बहुत अहम है। एक ईरानी ऑफिशियल का बयान है जिनका कहना है कि इसराइल पर न्यूक्लियर बम हम नहीं पाकिस्तान गिराएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। और भी कुछ अहम बात है इसमें। पहली खबर यह है कि ईरानी फौज का सेटलर्स को दो टुक अल्टीमेटम सामने आया है कि ज़िंदगी चाहिए तो फ़ौरन फ़लस्तीनी ज़मीन को छोड़ दो। ये जो विजुअल्स चल रहे हैं साथ में, या हाइफा, तेल अवीव वगैरह रात जो हमले हुए हैं और अभी सुबह तक उसकी है। कर्नल रज़ा सय्याद ने धमाकेदार वार्निंग देते हुए कहा है कि ज़मीन छोड़ो वरना ज़मीन पर रहना मुमकिन नहीं रहेगा। सेटलर से कहा है। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी की 15 जून की रात की ये रिपोर्ट देख लीजिए, जिसके मुताबिक ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने इसराइली सेटलर्स को सीधा और सख्त पैगाम दिया है, ज़िंदगी चाहिए तो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके फ़ौरन छोड़ दो, यानी फ़लस्तीनियों की कब्ज़ाई हुई ज़मीनें छोड़ दो जहां तुमने सेटलमेंट्स बसाए हैं और बनाए हैं, वरना जल्द ये ज़मीन तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगी। ये पूरा बयान और ये पूरी धमकी है। ये बयान ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन हैं कर्नल रज़ा सय्याद। उन्होंने ईरान की कल रात के मिसाइल हमलों के फ़ौरन बाद दिए। कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। किसी फोर्स का स्पोक्स पर्सन जो होता है, इसका मतलब वो फोर्स बोल रही है और ये ऑफिशियल बयान है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इसराइल के अंदर सेंसिटिव मिलिट्री और डिसीजन मेकिंग टारगेट्स को बार बार निशाना बनाया है और इसराइल में वो निशाना बनते तस्वीरें सब ने देखी। और अभी उनके पास टारगेट्स का लंबा चौड़ा बैंक बाकी है, कहा गया है। उनका कहना था कि हम हर वो जगह हिट करेंगे जहां इसराइली कमांड और उनकी फोर्सेस छुपी बैठी हैं, चाहे वो मिलिट्री साइट्स हों, बंकर्स हों या उनके साइंटिस्ट के घर हों। याद है ईरान के साइंटिस्ट शहीद किए गए, तो उनका हम साइंटिस्ट को भी मारेंगे। इन साहब ने यह भी कहा है कि अंडरग्राउंड छुपने से भी जान नहीं बच पाएगी इन लोगों की। यहाँ तक कि अगर वार्निंग नहीं मानी गई तो अंजाम और ज़्यादा खौफनाक होगा। दोस्तों, ईरान का कहना है कि मिशन जारी रहेगा जब तक ज़रूरत होगी तब तक। कर्नल रज़ा सय्याद सेटलर्स का कह रहे हैं, कर्नल रज़ा सय्याद के सेटलर्स का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के लिए बंद करो इसराइली हुकूमत से, ये कह रहे हैं। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है। अब हर इसराइली को फैसला लेना होगा कि जान चाहिए या बेंजामिन नेतन्याहू का साथ। ये था पहला बयान। कितनी खुली वार्निंग थी कि इसराइली सेटलर से कहने कि निकल जाओ। अब एक और सबसे बड़ा बयान दंदनाता हुआ आ रहा है। कल से इसका चुकचुका तो था सोशल मीडिया में, लेकिन ऑफिशियल बयान किसी ईरानी अफसर ने नहीं दिया था, अब आ चुका है। और ये बड़ा बयान, पाकिस्तान की एंट्री हो गई है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, पूरी तरह से नहीं लेकिन हो गई है। दूसरी खबर सुन लीजिए। इसमें पाकिस्तान से आने वाली न्यूक्लियर मदद का जिक्र है। मोहसिन रिजाई का दावा है कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि अगर इसराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराया तो हम भी इसराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। और अगर ये जो बैठे हुए कह रहे हैं, मैं इनके बारे में बताऊं ये कौन है, मोहसिन रिजाई, बहुत ऊंची चीज़ है। अगर ये कह रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसा कहा होगा इनसे। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं और पासदाराए इनकलाब के साबिक कमांडर हैं ये मोहसिन रिजाई। इन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दिलाया है कि अगर इसराइल तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराता है तो पाकिस्तान भी इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा, यानी बम गिराएगा। रिजाई ने यह इजहार एक इंटरव्यू में किया जहां उन्होंने जंग के अगले मराहिल और अब तक ईरान के सीक्रेट रखे गए हथियारों के हवाले से भी बड़ी बात कही। उनका कहना था कि अभी हम अपने तमाम हथियार जाहिर नहीं कर रहे हैं,
हमारा ज़ख़ीरा बहुत लंबा है, लेकिन अगर जंग बढ़ गई तो दुनिया ऐसे हथियार देखेगी जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये बड़ी वार्निंग है। रज़ाई ने ईरान में मोसाद के नेटवर्क की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि दुश्मन के छोटे ड्रोन्स जो मुख्तलिफ घरों की छतों पर फिट किए गए थे, उन्हीं से कई ताज़ा हमले हुए हैं। ये ड्रोन्स रिमोट कंट्रोल से एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट किए गए और इन्होंने जाकर धमाका किया। IRGC के कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि 1980 की थोपी हुई जंग ने ईरान को 35 साल तक महफूज रखा, और अगर हम मौजूदा जंग में कामयाब हुए तो अगले 50 साल का अमन तय हो जाएगा। रज़ाई के मुताबिक इसराइली हमले के बाद पिछले 3 दिनों में तमाम अरब ममालिक ने ईरान से कांटेक्ट करके अपनी हिमायत का इजहार किया है। मतलब अरब हुक्मरान ईरान के साथ आकर खड़े हो रहे हैं, ये ईरानी कमांडर कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का रवैया ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा वाज़ेह और सख्त था। इन्होंने ये बताया, कहा पाकिस्तान का पैगाम साफ था कि अगर इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो हम भी जवाब में न्यूक्लियर वेपन ही यूज़ करेंगे, पाकिस्तान ने कहा। अब नेतन्याहू पाकिस्तान से क्या कहेगा? ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान इसराइल टेंशन्स अपनी इंतहा पर हैं और खित्ता किसी भी वक्त बड़े नुकसानदेह मैदान जंग में तब्दील हो सकता है। हाइफा से तेल अवीव तक जो हमले हुए हैं 15 जून की रात, 16 जून की रात, उसकी ज़रा तस्वीर देखिए। और ये सबसे अलग तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मिसाइल्स हैं ईरान की, ये रास्ते में ही अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेती हैं, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स में ये कैपेबिलिटी होती है। एक्सो एटमॉस्फेरिक बूस्टर सेपरेशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स में ये कैपेबिलिटी होती है। ज़रा देखिए, आपको नहीं लगता वो एक बूम सा जो आता है, साउंड बूम होता है ना, वो हवा में लहर उठती है, वो है ये एक्सो एटमॉस्फेरिक बूस्टर सेपरेशन। जो बूस्टर होता है ना, वो जब सेपरेट होता है, एक तो वो बूस्ट करके स्पीड दे के मिसाइल को फिर सेपरेट हो जाता है, तब ये एक बूम होता है, एक बड़ा धमाका होता है। उसके बाद मिसाइल ऐसी स्पीड में जाती है, फिर कोई उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। ये रात हुआ, और वो लिखते हैं जस्ट ब्यूटीफुल। ये ईरानी मिसाइलें हैं, इसलिए इसे इसराइल नहीं रोक पा रहा कि आते हैं और ये देखते हैं कि इंटरसेप्टर टर्न से अपने आप, मेरे जहाँ तक कि सेंसर्स लगे होंगे इनमें, और अपनी स्पीड को ये बढ़ा देते हैं बूस्टर से। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ साइंस का आदमी जो एरोनॉटिक्स में है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही बताएगा। खैर, ये वो कमांड सेंटर है, वो कमांड रूम है जहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाती है। इनकी तस्वीर शेयर की गई, और यहाँ पर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और फ़ौरन फिर बटन दबाकर मिसाइल दाग दी गई। तो ये दिखाना ज़रूरी था कहाँ से। अदरा वो जो कल रात हमला हुआ था, परसों रात और कल सुबह के बीच तेल अवीव के रामत गन में, उसका एक और वीडियो सामने आया है। ज़रा एक और एंगल से देखिए और आपको लगेगा कि आप गज़ा की किसी इमारत को देख रहे हैं। मैंने पहले ही 4 दिन पहले ही कहा था कि इसराइल जो है गज़ा बन गया है। और देखिए ज़रा, ये आके मिसाइल गिर रही, कितना बड़ा गुबार उठ रहा है और कितना मलबे का गुबार उड़ा है। इसका मतलब कि बड़ी जो मिसाइल में है वॉरहेड्स बहुत बड़े बड़े ईरान ने लगाए हैं, इस वजह से इसराइल में तबाही भी मच रही है। और ये इंटरसेप्टर्स जब रात जा रहे थे, इसराइल के इंटरसेप्टर्स ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने, तो उसकी ये तस्वीरें जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दी है, कहीं कहीं इंटरसेप्शन भी हुए और तगड़े हुए हैं। जहाँ रोशनी ज़्यादा जल रही है वो आप देख रहे होंगे। इसके अलावा जहाँ मिसाइल टकराई, मेरे ख्याल जहाँ तक ये टैक्सी स्टैंड है या पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, वहाँ पर किस तरीके से गाड़ियाँ भी टूटी फूटी, उनके पास मलबा पड़ा है, शायद पीछे कोई इमारत जो है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। ये हैं वो ईरान की मिसाइल्स या हथियार जिसको अभी तक उसने शो नहीं किया है। ये सेजल मिसाइल है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का कहना है, और ये मिसाइल अभी तक ईरान ने यूज़ नहीं की। क्या शानदार इसकी 1, 2, 3, 4 ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, और ये बड़ी मिसाइल है। इसके अलावा एक फतह 2 मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। ये भी अभी तक इसराइल के साथ इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ नहीं हुई। अगर ये यूज़ हुई तो क्या ये गेम चेंजर साबित होंगी? ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हाँ, ईरान पर भी हमले हुए हैं, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। बड़ा नुकसान वहाँ पर भी हो रहा है। इसराइलियों को और ईरान का नुकसान तो
भारत का गोदी मीडिया नाच नाच के दिखा रहा है। तो मैंने सोचा जिन्हें वहाँ देखना होगा ईरान का नुकसान वो उधर देख लेंगे। हमने कहा इस वीडियो में हम ज़रा इसराइल का नुकसान दिखाते हैं। इसराइली ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ये लिखा कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने, रात का वीडियो दिया। तेहरान में स्ट्राइक कर रहे थे, तबरीज़ में कर रहे थे, इस्फहान में कर रहे थे, और इंटरसेप्शंस भी जो है वो हो रही थी ईरानी एयर डिफेंस की तरफ से। लेकिन फिर भी बहुत तबाही ईरान में भी मची है। हाँ, यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान इस पूरे खित्ते में, पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की जड़ है। सारे जितनी भी खुराफाते हैं वो ईरान की तरफ से हैं। यानी यूरोपीय कमीशन वो खिलाफ हो गया ईरान के। इस तरीके से खबरें आ रही। अल-कस्साम ब्रिगेड जो है हमास की मिलिट्री विंग, और उन्होंने ईरान के इन हमलों की तारीफ़ की और उन्होंने कहा है कि इसराइल को भी ये पता चला होगा कि वो किसी पर भी हमले करके बच नहीं सकता, और ये जो है जिन लोगों की जड़ें मजबूत होती हैं उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल होता है। और हमास ने बहुत मुंह भर के ईरान के इन हमलों की तारीफ़ की है। और साथ ही कुछ मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो तेहरान में पकड़े गए हैं, ये बताया गया है। उनके पास से 23 ड्रोन्स मिले हैं, लॉन्च प्लेटफॉर्म मिला है, कंट्रोल डिवाइसेस मिली हैं, उनके पास से एक व्हीकल मिला है जिससे ड्रोन ट्रांसपोर्ट करके उस जगह लगाए जाते हैं जहां से लॉन्च किए जाने थे। और इनके पास से 200 किलोग्राम एक्सप्लोजिव, यानी यूँ समझिए कि बारूद मिला है। ये वही लोग हैं, देखिए इसराइल के हमलों में न्यूक्लियर साइट हिट हुई या और कोई अड्डे हिट हुए, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज हिट हुई। वो किससे हुए? ऊपर फाइटर जेट से, ड्रोन से, मिसाइल से। लेकिन ये जो एक एक कमांडर की जानकारी थी ना, एक एक साइंटिस्ट की, ये ड्रोन हमलों से जहाँ तक है ये लोग शहीद किए गए हैं। और इनकी जानकारी ईरान में रहने वाले मोसाद के नेटवर्क को थी। उन्होंने ही इन ड्रोन से इन लोगों को निशाना बनाया। और यही इस्माइल हानिया के केस में भी हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा तेज़ी दिखाकर उस नेटवर्क को पकड़ लेते तो शायद ये दिन आज ईरान की हुकूमत को और आयतुल्लाह खामनेई को या IRGC को देखना नहीं पड़ता। फिर भी बहुत मुश्किल होता है अपने ही लोगों पर शक करना, क्योंकि उनमें से कोई एक गुनाहगार होता है लेकिन 99 फिर बुरा मान जाते हैं कि मुझे ऐसा समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।